वेरी वेलकम, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल, राइट। एंड सभी का वेलकम है इस क्लास में। तो हमने बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किया था। एज वी नो, आई एम विवेक तिवारी फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आई एम टेकिंग योर केमिस्ट्री क्लासेस। ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? बायोमोलिक्यूल्स, राइट। सो वी स्टार्टेड विद द बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है। सो इन दिस क्लास हम क्या करने वाले हैं? बायोमोलिक्यूल्स को जहां तक हमने कवर किया था उसके आगे से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। सो मैंने पहले ही बताया था कि दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर वी हैव। ठीक है, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने डे टू डे लाइफ से, जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप सभी ने ज्वाइन कर लिया है। चलो, गुड। So anyone having any kind of doubt related to screen visibility or audio problem, you can text me, right? I hope अभी के लिए सब कुछ ठीक है। तो चलो, हम लोगों ने कहाँ तक कवर कर लिया था बेटा? तो हम लोगों ने बेसिक्स जो था क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स का, वो हम लोगों ने कवर कर लिया था। मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में स्टडी हम लोगों ने कर ली थी। नाउ अब हमारा आज का जो काम इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो हम पूरी केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं। किसकी? ग्लूकोज की। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा हमारा आज, की ग्लूकोज के केमिकल रिएक्शंस को देखना, राइट। और उसी के थ्रू हम प्रूफ भी करेंगे, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि आप कैसे प्रूफ करेंगे कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, आप कैसे प्रूफ करोगे कि ग्लूकोज के अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है, आप कैसे प्रूफ करोगे कि ग्लूकोज के अंदर एक प्राइमरी है, एक प्राइमरी अल्कोहल है और चार सेकेंडरी अल्कोहल है। सो इन सभी चीजों का आंसर हम लोगों को इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज से मिलने वाला है, right? So first of all, empirical formula of glucose is found to be CH2O and vapor density is 90. So we all know that now how we'll calculate the molecular formula, because if we know the empirical formula and the vapor density, then we can easily calculate the molecular formula. So the molecular formula of glucose comes out to be C6H12O6 and the molecular weight is 180 gram per mole. ठीक है? Now ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग, ये थोड़ा सा डिस्कस हमने लास्ट टाइम भी किया था, तो पूरा केमिकल को फिर से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद रेड फॉस्फोरस एंड HI गिव एन हेक्सेन एंड इट इंडिकेट अ स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम इन ग्लूकोज। यानी जब भी आप ग्लूकोज लोगे, हियर वी हैव अ ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज को जैसे ही HI के साथ और रेड फॉस्फोरस के साथ हीट करोगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HI एंड रेड फॉस्फोरस, सो HI एंड रेड फॉस्फोरस के साथ जैसे ही आप ग्लूकोज को हीट करोगे, तो इट विल गिव अस एन हेक्सेन। एंड ये हमें क्या शो करता है? तो इट इंडिकेट अ स्ट्रेट चेन ऑफ द 6 कार्बन एटम इन ग्लूकोज। और इस बात को इंडिकेट करता है कि भाई डेफिनेटली ग्लूकोज के अंदर ना 6 कार्बन है, और वो स्ट्रेट चेन के हैं 6 कार्बन, तभी तो एन हेक्सेन मिल रहा है हम लोगों को। सो इससे हम लोगों को ये चीज क्लियर होती है। यानी जब भी आप लोगों से कोई पूछेगा कि आप प्रूफ करके दिखाओ कि जो ग्लूकोज के 6 कार्बन है वो स्ट्रेट में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप क्या बोलोगे? ये वाला रिएक्शन करके दिखाओगे कि whenever it treated with the n-hexane it will give this one। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? चलो, नाउ अब सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो है कि रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद द NH2OH, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साइन, एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ HCN, और एक साइनोहाइड्राइन बनाएंगे रिएक्शन करा के। ठीक है, तो चलो देखते हैं फटाफट बेटा। तो ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्साइन, ग्लूकोज जैसे ही ऑक्साइन के साथ रिएक्शन करता है एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ HCN के साथ, तो दे फॉर्म मोनोऑक्साइड एंड साइनोहाइड्राइन रिस्पेक्टिवली, एंड दिस रिएक्शन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। और ये रिएक्शन इंडिकेट करती है कि पक्का इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप होने वाला है, तभी ये NH2OH और HCN के साथ रिएक्शन दे रहा है। क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर जो एल्डिहाइड कीटोन किया था बेटा, उसमें देखा था ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो हो रहा था, कि किस तरीके से ऑक्साइम हाइड्राइन इन सब का एडिशन हो रहा था उसमें। ठीक है। सो ग्लूकोज रिएक्ट विद NH2OH एंड द वन मॉलिक्यूल ऑफ HCN टू फॉर्म मोनोऑक्साइन एंड साइनोहाइड्राइन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सबको क्लियर है। चलो रिएक्शन देख लेते हैं फटाफट। तो ये रहा हम लोग का अगेन ग्लूकोज, ये रहा आपका NH2OH। तो क्या बना है बेटा? ये बना है। कैसे बना ये एक बार दिखाऊं आप लोगों को? देखो बेसिकली क्या हुआ होगा इसमें, मैं बस इस वाले का रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूँ कि मान लो ये आपका CHO है, ठीक है, तो इसके नीचे पूरा कंपाउंड लगा हुआ है, और यहाँ पे एक हम लोग का H है, डन।
और ये CO है। तो हम सबको इसके नीचे पूरा कंपाउंड लगा हुआ है ये वाला, ठीक है, CHOH 4 टाइम्स है, और फिर उसके नीचे क्या है बेटा, CH2 है और OH है। देखो मैं रिएक्शन दिखा रहा हूँ कैसे हुआ होगा। हम लोगों ने इस तरीके से कुछ पढ़ा था, H2N, और यहाँ पे अलग अलग ग्रुप लगाते थे, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने कि ये H2O निकल जाता है। क्या निकल जाता है बेटा, ये H2O। तो जब ये H2O निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, ये C बचा, डबल बॉन्ड N, और इसके साथ क्या लग गया है, OH, ठीक है। और H तो बेचारा है ही यहाँ पे, बाकी एज इट इज सब कुछ सेम है, यानी ये CHOH4 हो गया, सेम टू सेम। और ये आपका रहा बेटा CH2OH, ठीक है जी, CH2OH। सो ये किसका फॉर्मेशन हो गया है, ग्लूकोज ऑक्साइड, यानी ग्लूकोज ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, यानी ग्लूकोज रिएक्ट विद NH2OH टू फॉर्म ग्लूकोज ऑक्साइड। ये बात क्लियर है। और ये किस तरीके से प्रूफ हुआ कि इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंस है, क्योंकि देखो ना कार्बोनिल ग्रुप का ही तो वो निकला H2O। तो अगर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता तो ये रिएक्शन ही शो नहीं करता। तो इससे साफ साफ प्रूफ होता है कि डेफिनेटली ग्लूकोज के अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप है। एक और रिएक्शन देख लें जिससे और कंफर्म हो जाए, तो वो ये है बेटा HCN के साथ रिएक्शन। तो हम सबको पता है HCN में CN होता था पार्शियल नेगेटिव, H होता था पार्शियल पॉजिटिव। और इस CHO को हम कैसे लिखते थे कि C डबल बॉन्ड O होगा और ये हम लोग का H है, बाकी तो इसके साथ ग्रुप लगा ही है। तो O पार्शियल नेगेटिव हो जाता था, C पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो क्या होगा, ये नेगेटिव वाला जाएगा इसके पास और ये पॉजिटिव वाला जाएगा इसके पास। तो क्या बन गया बेटा कहानी, कुछ इस तरीके से बनेगा क्या, ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा CN, और H तो इसके पास है ही, और बाकी सब कुछ नीचे एज इट इज सेम टू सेम है। यानी ये किसका फॉर्मेशन हो गया, ग्लूकोसाइनोहाइड्राइन का, ग्लूकोसाइनोहाइड्राइन का। सो ये दो बिल्कुल टिपिकल रिएक्शंस है जिससे ये पता लगता है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे। एक बार जल्दी से मुझे आप लोग कंफर्म कर दें, यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को भी यहाँ तक डाउट हो कुछ भी, एवरीथिंग क्लियर टिल फाइन। कंटिन्यू करें ना, समझ आ गया सबको यहाँ तक, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो अब हम करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद द ब्रोमीन वाटर, ठीक है। तो इससे और बहुत कुछ पता लगने वाला है। क्या पता लगने वाला है देखते हैं उसको। देखो इतना पता लग गया कि इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है। अब भाई अब कार्बोनिल ग्रुप का तो मतलब ये होता है ना कि एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हमें ये पता करना है कि उसके अंदर कौन सा वाला कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड है या कीटोन है या क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ और टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ तक कंफर्म हो गया है कि उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, बट उस कार्बोनिल ग्रुप के अंदर क्या है, एल्डिहाइड है, कीटोन है या क्या है, उसको पता करने के लिए हम कुछ और रिएक्शंस करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं एक रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद द ब्रोमीन वाटर, यानी ऑन रिएक्शन विद द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर, ग्लूकोज कन्वर्ट to gluconic acid, and this indicate that the carbonyl group is present as an aldehyde group। ये सबको आप लोगों को पता होगा जिन्होंने भी एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है कि भाई उसमें जब हम ऑक्सीडेशन कराते थे, ऑक्सीडेशन, तो उस ऑक्सीडेशन के अंदर हम दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते थे एल्डिहाइड और कीटोन में। याद आ रहा है सबको कि जब हम उसका ऑक्सीडेशन कराते थे तो उस ऑक्सीडेशन के अंदर हम दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते थे। वो क्या पढ़ते थे कि मान लो अगर मैं बोलूं कि मैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ, एल्डिहाइड का, और एक जगह है मेरा कीटोन का ऑक्सीडेशन। तो अगर एल्डिहाइड है और कीटोन हो, तो एल्डिहाइड जो था वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी रिएक्शन कर देता था। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया इन लोगों के साथ, जैसे कि ब्रोमीन वाटर हो गया और भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, उन सबके साथ रिएक्शन कर लेता था, ठीक है। टॉलेंस रिजेंट हो गया, फैलिंग सॉल्यूशन हो गया, तो उनके साथ ये ऑक्सीडेशन कर लेता था, ठीक है। जबकि जो कीटोन था वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ नहीं करता था, वो सिर्फ कंसंट्रेटेड HNO3 हो गया या थोड़े से कंसंट्रेटेड जो थे, स्ट्रॉन्ग जो थे, रदरवी से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करता था, है ना। ये चीज हम लोग को अच्छे से क्लियर थी एल्डिहाइड और कीटोन में। अब यहाँ देखो क्या हुआ, हमने जैसे इसका रिएक्शन कराया विद द ब्रोमीन वाटर, सिंस ब्रोमीन वाटर इज एन
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड का मतलब होता है बेटा थोड़े से वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इतने ज्यादा वीकर भी नहीं है, इतने ज्यादा मजबूत भी नहीं है, थोड़े बीच के हैं, है ना। एक तो होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ये माइल्ड है थोड़े, है ना। अब देखो, ऑन रिएक्शन विद द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक अ ब्रोमीन वाटर, ग्लूकोज कन्वर्ट्स टू ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो ग्लूकोज कन्वर्ट टू ग्लूकोनिक एसिड। और ये इस बात को इंडिकेट करता है कि भाई अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो गया, यानी डेफिनेटली इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप ही होगा, क्योंकि ये तो वीक ऑक्सीडाइजिंग इवेंट है। और अगर इसके अंदर कीटोन ग्रुप होता तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, इससे साफ साफ पता लग रहा है कि इसके अंदर जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है बेटा? एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो ये चीज कंफर्म हो गई। चलो रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये हम लोग का रिएक्शन ग्लूकोज, और इसको Br2H2O के साथ हमने ट्रीट किया। तो जैसे इसको हमने Br2 और H2O के साथ ट्रीट किया, हमें क्या मिल गया? ग्लूकोनिक एसिड। क्या मिल गया? ग्लूकोनिक। ये CHO जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? COH ग्रुप में। ठीक है, CHO किस में कन्वर्ट हो गया है? COOH ग्रुप में। तो ये बन गया हम लोग का बेटा ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोनिक एसिड। क्लियर है ये चीज? चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HNO3, मतलब थोड़े से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। फिर क्या होगा? तो देखो, ऑन ऑक्सीडेशन विद HNO3 बोथ ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड फ्रॉम सैकरिक एसिड। ठीक है, यानी अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें किसके साथ? HNO3 के साथ, तो जो ग्लूकोज है और जो ग्लूकोनिक एसिड है, उन दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाएगा सैकरिक एसिड में, विच इज आल्सो नोन एज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और ये इस बात को इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट दैट प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। और इस बात को इंडिकेट करता है कि डेफिनेटली ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी होगा। तभी तो उस प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को जब हमने ट्रीट किया HNO3 के साथ, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो कोई भी आपसे पूछता है कि ग्लूकोज में प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है, आप इस बात को प्रूफ करके दिखाओ। तो आप क्या बोलोगे बेटा कि whenever it treat with the HNO3 both glucose and gluconic acid form saccharic acid which is a dicarboxylic acid and it indicate the presence of a primary alcoholic group। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये रहा बेटा हम लोगों का ग्लूकोज। इसका जैसे ही ऑक्सीडेशन कराया किसके साथ? HNO3 के साथ। तो जैसे इसका ऑक्सीडेशन कराया मैंने HNO3 के साथ, ये किसमें कन्वर्ट हो गया है? ये कन्वर्ट हो गया है COH और COH मतलब सैक्रिक एसिड में। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया है बेटा सैक्रिक एसिड में। सिमिलर वे में देखो, अगर मेरे पास ग्लूकोनिक एसिड भी होता और उसका भी मैं ऑक्सीडेशन करा देता, तो वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाता बेटा? सैक्रिक एसिड में। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये सैक्रिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। डन। तो आई होप ये चीज समझ आ गई होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो वेरी गुड। सो इस तरीके से बेटा हम लोग इसको कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा तरीका है जिससे हम प्रूव भी कर देंगे कि इसमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। चलो, अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद द एसिटिक एनहाइड्राइड। और इससे क्या प्रूफ होने वाला है? बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद द एसिटिक एनहाइड्राइड गिव ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। ये क्या देता है? ग्लूकोज पेंटाएसिटेट देता है। हेंस ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंटेन 5 OH ग्रुप। यानी किसी ने बोला कि आप प्रूफ करके दिखाओ कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप है, तो आप क्या बोलोगे कि जैसे ही हम एसिटाइलेशन कराते हैं ग्लूकोज का किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो ये हमें क्या देता है? ग्लूकोज पेंटा एसिटेट देता है। ये हमें देता है ग्लूकोज पेंटा एसिटेट एंड हेंस ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंटेन 5 OH ग्रुप। और इससे साफ पता लगता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा 5 OH ग्रुप्स होंगे। इससे साफ साफ क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। रिएक्शन देख लेते हैं पहले इसका, है ना। सो वी हैव दिस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड इट रिएक्ट विद द एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, यही स्ट्रक्चर होता है एसिटिक एनहाइड्राइड का, CH3COO और एक O कॉमन होता है इन दोनों के साथ। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जैसे इसको ट्रीट किया है क्या बन गया? ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। देखो कैसे बना बेटा, ये CHO सेम रहा, सेम रहा। जहां पे CHOH है दिख रहा है, तो ये निकला है यहाँ से O, है ना।
तो ये देखो क्या निकल गया बेटा, तो ये OH दिख रहा होगा आपको, तो ये O दिख रहा है, ये दिस वन। अब देखो क्या बना है, ये बन गया CH, और ये OH की जगह क्या निकल गया, ये पूरा जुड़ गया है, दैट इज CH3CO, इधर भी नीचे भी CH3CO। तो ये क्या बन गया, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। तो यहाँ पे ग्लूकोज पेंटा एसिटेट का फॉर्मेशन हो गया। चलो अब ऑक्सीडेशन देखते हैं। तो ग्लूकोज अंडरगो रेडली ऑक्सीडेशन with the various oxidizing agent like a glucose act as a that is glucose act as a reducing agent, है ना। यानी ग्लूकोज अंडरगो रेडली ऑक्सीडेशन विद द वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बहुत सारे जो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उनके साथ ये रिएक्ट करता है, ऑक्सीडेशन करता है, thus we can say that glucose act as a reducing agent। तो सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन विद द फॉलोइंग सॉल्यूशन। सो जैसे ही रिएक्ट करेगा, अ रेड प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपरस ऑक्साइड इज फॉर्म। क्या बन जाएगा, अ रेड प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपरस ऑक्साइड इज फॉर्म। तो ये रहा बेटा हम लोगों का ग्लूकोज, राइट। और ये जैसे ही रिएक्शन किया फैलिंग सॉल्यूशन के साथ, फैलिंग के साथ, तो क्या बन गया है, ग्लूकोनिक एसिड प्लस रेड प्रेसिपिटेट मिल गया है हम लोग को CO2 का। ठीक है, याद रख लेना, ये जो फैलिंग सॉल्यूशन है, या फिर टॉलेंस रीजेंट है, या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर है, इन सब में यही प्रोडक्ट मिल रहा है, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, COOH। और अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ले लें HNO3, तो ये नीचे वाला जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह COOH रहेगा, मतलब वो क्या बन जाएगा, सैक्रिक एसिड। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिएक्शन विद द टॉलेंस रीजन। सो विद द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन अ सिल्वर मिरर इज फॉर्म। सबसे पहले कैसे बनता है भाई टॉलेंस रीजन, तो इसी को बोलते हैं टॉलेंस रीजन, दिस वन इज कॉल्ड टॉलेंस रीजन। तो ये कैसे बनता है टॉलेंस रीजन, देखो जैसे हम लोग AgOH जो है, दैट इज सिल्वर हाइड्रोक्साइड, इसको ट्रीट करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारा ये फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये बन गया हम लोगों का। अब देखो हमने ग्लूकोज लिया, ये रहा ग्लूकोज अगेन, और उसको ट्रीट कर दिया टॉलेंस रीजेंट के साथ, ये रहा हम लोगों का टॉलेंस रीजेंट। तो क्या बन गया अगेन, ग्लूकोनिक एसिड, अभी बताया था ग्लूकोनिक एसिड। बस वहां पे कॉपर ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट बन रहा था, यहाँ सिल्वर का थोड़ा सा मिरर, सिल्वर मिरर फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सो ये चीज बिल्कुल क्लियर है। अब देखो भाई सारा केमिकल जो था ग्लूकोज से रिलेटेड वो हमने कवर कर लिया है। अब आप लोग के लिए एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ग्लूकोज। बताइए जल्दी कि कौन सी स्टेटमेंट ग्लूकोज के लिए ट्रू नहीं है। पहला, इट इज एन एल्डोहेक्सोज। दूसरा, ऑन हीटिंग विथ HI इट फॉर्म एनहेक्सेन। फिर बोला है इट प्रेजेंट इन अ फ्यूरानोस फॉर्म, और इट डज नॉट गिव 2,4 DNP टेस्ट। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाई गाइस, फटाफट रिप्लाई करो, इसका आंसर करो। सी, JNB भावनगर ने बोला है सी, इट इज प्रेजेंट इन फ्यूरानोस फॉर्म, नॉट ट्रू, है ना। ठीक है, एनीवन एल्स जो कुछ बताना चाहे, जल्दी से, फटाफट। नो वन, बस एक बच्चे ने बताया। चलो देखो ध्यान से, तो बेटा बिल्कुल करेक्ट आंसर है तुम्हारा कि इट इज प्रेजेंट इन अ फ्यूरानोस फॉर्म, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो फ्यूरानोस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, वो पाइरानोस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पाइरानोस। ठीक है, तो ये किस में प्रेजेंट होता है बेटा, पाइरानोस फॉर्म में। तो ग्लूकोज डज नॉट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्यूरानोस, इंस्टेड इट विल, इट इज फॉर्म, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पाइरानोस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 6 मेंबर रिंग है ना। और एल्डोहेक्सोस तो होता ही है, HI के साथ एनाक्सिन भी बना रहा है, और इट डज नॉट गिव 2,4 DNP टेस्ट, इट डज नॉट गिव 2,4 DNP टेस्ट। तो ये सारी चीजें, तो कौन सा बात ट्रू नहीं था, ये ट्रू नहीं था। ठीक है, ये बात ट्रू नहीं थी, गलत लिखा हुआ था। चलो अब थोड़ा सा हम लोग डी ग्लूकोज के बारे में पढ़ने वाले हैं,
कि अपना ये डी ग्लूकोज क्या होता है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, तो उसको हम देखने वाले हैं। तो ध्यान ध्यान से समझना थोड़ा डी ग्लूकोज की सभी प्रॉपर्टीज को। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अगर मैं तुम लोगों से पूछूं, एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बनाने के लिए, कि आईयूपीएसी नेम ग्लूकोज का क्या होगा, तो कुछ सोच सकते हो क्या? क्योंकि हम ग्लूकोज को तो ग्लूकोज ही लिखते आ रहे हैं, क्या इसका कुछ आईयूपीएसी नेम भी अलग से हो सकता है ग्लूकोज का? देखो, ये है हमारा एनांसोमर्स। किसका एनांसोमर्स है बेटा? ये एनांसोमर्स है ग्लूकोज का, है ना? देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं डी ग्लूकोज, इसको बोलते हैं एल ग्लूकोज। फॉर्मूला सबको सेम होगा, बस ये इसका मिरर इमेज है। ये देखो, ओ एच इधर है तो इसमें ओ एच इधर आ गया, इसमें ओ एच इधर है तो इसमें ओ एच इधर आ गया, इसमें इधर है तो ये इधर एच एच आ गया, और सी एच टू ओ एच। तो ये एक दूसरे के क्या है? एनांसोमर्स, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। ये डी और एल नाम दिया इसका कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। ठीक है, अब देखो, अब इसका आईयूपीएसी नेमिंग कहने का मतलब मेरा ये था, इसको हम ऐसे लिखते हैं। देखो, 2D, है ना? किसी का भी एक लिख लो, चलो डी फॉर्म का मैं बता रहा हूँ, डी ग्लूकोज का आईयूपीएसी नेमिंग। तो जब भी इधर OH रहेगा तो उसको हम बोलेंगे डी, और इधर होगा तो क्या बोलेंगे बेटा? एल। इधर को एल बोलेंगे, इधर को हम डी बोलने वाले हैं। तो देखो, 2 पे डी है, 3 पे एल है, ठीक है? फिर 4 पे डी है, फिर 5 पे डी है, दिख रहा है? 2 पे डी है, फिर 3 वाले कार्बन पे क्या है? एल है, फिर 4 पे डी है, फिर 5 पे डी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम नेम करेंगे। 2D, 3L, 4D, 5D, 2, 3, 4, 5, 6, पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सेन। पेंटाहाइड्रोक्सी, 2, 3, 4, 5, 6, पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सेन। कुछ इसी तरीके से आप लोग इसका नेम ट्राई करना लिख के। कोई ट्राई कर सकता है क्या? इसका नेम बताएगा मुझे कोई? इसका नाम क्या होगा एल ग्लूकोज का? ऐसा वाला ही नाम जैसे मैंने डी ग्लूकोज का लिखा है। नो? चलो, ये होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोगों को, इसका लिखना है तुम लोगों को, सभी को। ठीक है, तो सभी को लिख के रखना है बेटा इसका, कि क्या होने वाला है इसका आईयूपीएसी नेमिंग, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, चलो, अब हम बात करने वाले हैं साइक्लिक हेमीसेटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की, किस तरीके से साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनता है ग्लूकोज का। So glucose form a stable cyclic hemiacetal alcoholic group C5 undergo reversible addition to aldehyde group to form hemiacetal। अब भाई हेमीएसिटल कीटल ये सब क्या होता था, याद है किसी को? तो हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में ही पढ़ा था कि ये रहा हम लोग का कार्बोनिल ग्रुप, और जैसे इसका एडिशन कराते थे अल्कोहल के साथ, जिसमें हम लेते थे RO नेगेटिव और H लेते थे पॉजिटिव, क्या बनता था? O नेगेटिव हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, तो ये ले लेगा OH को, और ये बनता था OR। इसी को बोलते थे बेटा एसिटल, ये होता था सेमी एसिटल। और एक्सेस ऑफ OR ले लेते अगर, मतलब एक और ले लो RH, राइट? सो दोनों पे आपका, सॉरी, दोनों पे आपका OR OR लग जाएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मतलब ये क्या लग गया? दोनों पे OR, देखो H2O है, तो ये H2O निकल गया, तो दोनों पे क्या लग गया? OR, यानी इधर भी OR, इधर भी OR। तो ये हो गया इसका एसिटल। ठीक है, तो एक होता है हेमी एसिटल मतलब एडिशन प्रोडक्ट, और एक होता है पूरा एसिटल आपका। सो ग्लूकोज फॉर्म अ स्टेबल साइक्लिक हेमी एसिटल अल्कोहलिक ग्रुप C5 पे जो है, दे अंडरगो रिवर्सिबल एडिशन टू एल्डिहाइड ग्रुप टू फॉर्म हेमी एसिटल। उससे क्या बनते हैं ये? हेमी एसिटल बनते हैं। चलो देखते हैं फटाफट किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखो, द asymmetric carbon now at C1 give two optical isomerism and they are not the mirror image of each other and hence they are called distereomers। यानी the asymmetric carbon now at C1 give two optical isomerism and they are not mirror image of each other। It means जब भी एक दूसरे के वो मिरर इमेज होते हैं तो दैट इज कॉल्ड
दैट इज कॉल्ड एनांशियोमर्स। और अगर वो दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, तब उसको क्या बोलेंगे, डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है, सो दे आर डिफर इन द कन्फिगरेशन ओनली एट C1 एंड हेंस इट इज कॉल्ड एनोमर्स। सो कोई पूछे व्हाट इज एनोमर्स, तो कैसे बोलोगे बेटा, अ पेयर ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज डिफर इन द कन्फिगरेशन, a pair of carbohydrate which is differ in the configuration only at the C1, तो सिर्फ C1 की कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ अलग है, that is called anomers। ठीक है, that in they are the different in the configuration only at the C1 and called D block element। oh right, यहाँ तक क्लियर है? कोई अगर पूछता है आप लोगों से, सॉरी डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं, मैंने ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम ले लिया, अगर आपसे कोई पूछता है एनोमर्स क्या है, एनोमर्स, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बेटा, व्हाट इज एनोमर्स। तो कैसे डिफाइन करोगे एनोमर्स को, कि ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन के नंबर 1 पोजीशन पे ही डिफर हो, मतलब रेस्ट सब कुछ देखने में सेम हो, बस जो C1 वाला कार्बन है ना, पहला वाला, वहां पे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है, तो उसको आप क्या बोलोगे, एनोमर्स बोलोगे। यानी दे आर डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन ओनली एट द C1 एंड हेंस दे आर कॉल्ड एनोमर्स। चलो देखें एनोमर्स का एग्जांपल एक, जैसे ये देखो बेटा, ये है अल्फा डी ग्लूकोज, ये है बीटा डी ग्लूकोज, दोनों में फर्क देखना। डी मतलब तो आप समझ ही गए हो, है ना। अब ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्यों बोल रहा हूँ, कि इसका पोजीशन देखो बेटा। ठीक है, ये COH यानी O का लिंकेज किसके बीच हो रहा है, 5 पे जो कार्बन है उसके बीच, और किसके बीच हो रहा है, 1 के बीच, है ना। यानी द सिमेट्रिक कार्बन नाउ एट C1 गिव टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, C5 अंडरगो रिवर्सिबल एडिशन। यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ अगर OH है तो इधर क्या है, H। उसी तरीके से इधर अगर OH है तो इधर क्या है, H। रेस्ट ऑल आपको सेम दिखेगा। सो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जो ओनली और ओनली C1 पे हो, ठीक है, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जो ओनली एंड ओनली कहाँ पे हो, कार्बन 1 पे हो, C1 पे हो, है ना, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, एनोमस बोलने वाले। ठीक है, उसको हम लोग एनोमस के नाम से जानेंगे। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। साइक्लिक हेमीएसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जल्दी बताओ, क्लियर है ये चीज, साइक्लिक हेमीएसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। चलो आप जल्दी से बताइए बेटा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए फटाफट। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर कॉन्फॉर्मर्स है, एपिमर्स है, एनोमर्स है, एनांशियोमर्स है, क्या है ये, अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज, 3, एनोमर्स, एनोमर्स, गुड, तो सभी लोग सही बोल रहे हैं, दैट इज 3 एनोमर्स। ठीक है, तो ये एनोमर्स का एग्जांपल है, दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, एनोमर्स के एग्जाम। चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा एपीमर्स, ये एपीमर्स क्या होते हैं भाई, कैसे पता लगता है कि किसका एपीमर्स है और कितने एपीमर्स हो सकते हैं। देखो, those carbohydrate which differ in the configuration only at one carbon other than anormic carbon are known as apimers। यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका डिफर हो कॉन्फ़िगरेशन ओनली एट वन कार्बन एंड ओनली एट वन कार्बन अदर देन द एनॉर्मिक कार्बन, मतलब एनॉर्मिक कार्बन को छोड़ के अगर किसी और का भी कार्बोहाइड्रेट का भी डिफर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, देन कार्बन आर नोन एज एपिमर्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपिमर्स। तो चलो देखते हैं, here we have D glucose, here we have D galactose, so we have a two kind of monosaccharides, one is D glucose and one another is D galactose। So this is the structure of D glucose and this is the structure of D galactose, right, this is the structure of D galactose। So अब ध्यान से देखो बेटा, इसमें से कितनी कार्बन यहाँ भी है, कार्बन यहाँ, कार्बन यहाँ, कार्बन यहाँ, कार्बन यहाँ, इसमें से कितने कार्बन ऐसे हैं, ओनली वन काइरल सेंटर विद अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। कैसे भाई, और वो कौन सा सेंटर है, वो ये वाला है। कैसे पता लगा, देखो ऐसे पता लगा, एक सेकेंड, हाँ ऐसे पता लगा है बेटा, वेट 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 वेट, हाँ ऐसे पता लगा है
क्योंकि ये इसका देखो ये साइक्लिक है कि नहीं अभी। और दो तीन चीजें चेक करते हैं। जैसे मान लो ये कार्बन है यहाँ पे, एक ग्रुप इधर से लगा है, अलग ग्रुप पूरा, एक ग्रुप इधर से लगा है, एक इधर से, एक इधर से। तो चारों के चारों ग्रुप क्या है, अलग अलग है। याद रखना। यानी ओनली वन काइरल सेंटर विद द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। यानी यहाँ पे सिर्फ एक ही और एक ही काइरल सेंटर है। काइरल सेंटर उसको बोलते हैं बेटा जिस सेंटर पे चार अलग अलग ग्रुप लगे। ठीक है। तो जिसपे भी चार अलग अलग क्या लगे होते हैं, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है एक एटम के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं कि यही हम लोगों का क्या है, एपिमर्स है। ठीक है। सो ये हो गया हम लोग का ग्लूकोज, एंड ओनली वन काइरल सेंटर विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन बना, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। चलो अब चलते हैं हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की तरफ, कि ये हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या था। साइंटिस्ट थे हार्वर्ड, उन्होंने अपने एक स्ट्रक्चर दिया था ग्लूकोज का, तो उसी के बारे में स्टडी करना है कि हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या है। ठीक है। चलो, तो ग्लूकोज फॉर्म अ सिक्स मेंबर रिंग पायरानोस, है ना। तो ग्लूकोज फॉर्म अ सिक्स मेंबर रिंग पायरानोस एंड स्ट्रक्चर कंटेनिंग फाइव कार्बन एटम एंड वन ऑक्सीजन एटम। देखो, तो इस तरीके से हम लोग पायरानोस को बनाने वाले हैं, जिसके अंदर क्या होगा, ग्लूकोज फॉर्म सिक्स मेंबर रिंग बाय रिंग पायरानोस एंड स्ट्रक्चर वी कैन से, एंड द स्ट्रक्चर कंटेनिंग फाइव कार्बन एटम and one oxygen atom is. So you need to understand this thing, right? Now, the group present on the right side in the Fisher formula are written below the plane of the ring, and those are on the left side are written above the plane. तो हम दोनों की हेल्प लेके फटाफट उसको फिल कर देंगे। जैसे देखो ये क्या बोल रहा है, द ग्रुप प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड, जो भी राइट हैंड साइड में दिख रहा है, जैसे ये OH हो गया, OH हो गया, H हो गया, OH हो गया, है ना। राइट साइड इन द फिशर फॉर्मूला आर रिटन बिलो द प्लेन, तो उसको हम लोग प्लेन के अंदर लिखने वाले हैं, बिलो द प्लेन। ठीक है। एंड रिटन अबव द प्लेन। चलो देखते हैं, तो हमारे पास क्या क्या है भाई, जल्दी बताओ। तो हमारे पास है एक अल्फा डी ग्लूकोज मिल गया, और एक मिल गया हम लोग को बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है। सो ये रहा हम लोग का अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है। देखो एग्जैक्टली जैसा लिखा है वैसे ही डायग्राम को बनाया है। क्या बोला था, टू आइसोमेरिक मिथाइल ग्लूकोज अल्फा बीटा आर कंबाइंड बाय हीटिंग विथ मिथाइल अल्कोहल। तो देखो ये बन गया HOH OH HOH इस तरीके से। डन। तो और इसको जैसे ट्रीट करोगे आप CH3OH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सम एसिड, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो रहा है CH2OH, और इसमें, है ना। यानी डी ग्लूकोज जो था उसके बीच क्या बना है, एक लिंकेज बनना शुरू हो गया है। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द रिएक्शन इज दैट देयर इज नो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज, यानी एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर कोई भी फ्री ग्रुप नहीं होता है इन ड्राई कंडीशन, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज स्टेबल इन द साइक्लिक फॉर्म। तो इससे पता लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है यहाँ तक। जल्दी बताओ बेटा, फॉर्मेशन ऑफ मिथाइलो ग्लूकोसाइड, ये क्लियर है, हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। चलो, अभी म्यूटा रोटेशन क्या है। सो म्यूटा रोटेशन का मतलब होता है बेटा द स्पॉन्टेनियस चेंज इन द स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। यानी म्यूटा रोटेशन किसको बोलते हैं, द स्पॉन्टेनियस चेंज इन द स्पेसिफिक रोटेशन, कि किस तरीके से स्पॉन्टेनियस चेंज आ रहा है स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, उसी को हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। ठीक है। नाउ, equilibrium mixture consists of 36% of alpha D glucose and 64% of beta D glucose. ठीक है। एंड 64% ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। तो ये हमेशा याद रखना है आपको, इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 36% अल्फा ग्लूकोज एंड 64% बीटा डी ग्लूकोज। नाउ, अब देखना है हम लोग को म्यूटा रोटेशन में एक्चुअली क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग का है अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये है अल्फा डी, राइट। और देखो दोनों की क्या वैल्यू दे रखी है, एक एंगल की 112.2 डिग्री, यहाँ भी
18.7 डिग्री। क्लियर है? तो जो अल्फा है यहाँ पे वो किसके बीच में लाई कर रहा है? 52.6 के बीच में। ठीक है? So equilibrium mixture consists of 36% of alpha D glucose and 64% of beta D glucose। याद रखना। अब हम करने वाले हैं डाइसैकेराइड्स की बात कि व्हाट इज दिस डाइसैकेराइड्स। ठीक है? मोनोसैकेराइड्स पढ़ लिया, ओलिगोसैकेराइड्स पढ़ लिया, पॉलीसैकेराइड्स पढ़ लिया, बहुत सारी चीजें पढ़ ली, केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ ली, कुछ रिएक्शंस और कुछ ऑर्डर्स पढ़ लिए। अब ये है डाइसैकेराइड्स। सो व्हाट इज डाइसैकेराइड्स? सो बेसिकली याद रखो, कंडेंसेशन ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आइदर द सेम और अ डिफरेंट मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस डाइसैकेराइड्स। है ना? यानी जब भी कंडेंसेशन करेंगे दो मॉलिक्यूल का या उससे ज्यादा के लोगों का, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ आइदर द सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड प्रोड्यूसेस डाइसैकेराइड। एग्जांपल हो गया सुक्रोज, हो गया माल्टोस, हो गया लैक्टोस, हो गया। ये सभी एग्जांपल है शुगर के, ये हमने किया भी था, है ना? कि सुक्रोज, माल्टोस और लैक्टोस दे आर द एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड्स। अब जरा देखो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है ये। ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? सो द एसिटल ऑफ शुगर इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइड। इंपॉर्टेंट है ये। जो एसिटल होता है ना शुगर का, उसी को बोलते हैं ग्लाइकोसाइड। एंड दस द बॉन्ड बिटवीन द एनॉर्मिक कार्बन एंड द अल्कोक्सी ऑक्सीजन इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो देखते हैं फटाफट जरा कैसे दिखता है ये। तो ग्लाइकोसिडिक आर नेम्ड आफ्टर रिप्लेसिंग ई एट द एंड ऑफ द शुगर name with the IDE. Now, a glycosidic glucose is a glucoside, glycoside of galactose is a galactoside, and so on. ठीक है? So, a glycosidic of glucose is a glucoside, and the glycoside of galactose is a galactose, and so on. And if the pyranose or furanose name is used, the actual known as a पायरानोसाइड और फ्यूरानोसाइड किससे बना सकते हैं आप एक्चुअली? तो अभी अभी थोड़े दिन पहले देखा था ना, रिड्यूसिंग एसिड की जब बात कर रहे थे, पायरानोज ऑफ ल्यूरानस नेम इज फॉर्म एंड द एसिटल इज नोन एज पायरानोज और अ फ्यूरानोसाइड। सो हाउ विल यू डू दिस? कैन एनीवन टेल मी? हम बात कर रहे हैं बेटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की, कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बनता है। तो इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है। पहला, एसिटल ऑफ शुगर इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइड। जो एसिटल होता है शुगर का, उसको तो हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइड। एंड द बॉन्ड बिटवीन, किसके बीच बॉन्ड बनेगा? एनॉर्मिक कार्बन। एनॉर्मिक कार्बन भी देखा था ना, जो C1 और C5 के बीच था। एंड द बॉन्ड बिटवीन द एनॉर्मिक कार्बन एंड एल्कोक्सी ऑक्सीजन, इसी को बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसको बोलेंगे? द बॉन्ड बिटवीन द एनॉर्मिक कार्बन एंड द एल्कोक्सी ऑक्सीजन इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। Glycosidic are named by replacing the E at the end of the sugar name with IDE. For example, a glycoside of glucose is called glucoside. A glycoside of galactose is called galactoside. ठीक है? And so on. So if the pyranose or furanose name is used, the acetyl is known as pyranoside or furanocide. Example देखते हैं फटाफट, देखो। बहुत ध्यान से देखना सभी लोग, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिखेगा इसके अंदर। सो ये रहा हम लोगों का ग्लूकोज, ये रहा हम लोगों का फ्रुक्टोज, है ना? ये स्ट्रक्चर बनाया है, अभी भी सीखा। अब ये देखो, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रहा है कहाँ से कहाँ? तो ये देखो C1 पहले ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का 2, है ना? यानी कार्बन 1 और कार्बन 2 जो है फ्रुक्टोज का, उनके बीच अल्फा लिंक और बीटा लिंक बन रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है? सो आई होप ये चीज क्लियर होगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है क्या नहीं है। जल्दी बताओ, क्लियर है ये सब चीजें? अब बारी आती है सुक्रोज की, कि भाई ये सुक्रोज क्या है। ठीक है? तो चलो देख लेते हैं इसको भी। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज इज C12H22NO11। जनरल फॉर्मूला तो हाइड्रोलिसिस है ना, हाइड्रेट ऑफ कार्बन ही है सभी, तो CX और H2OY। नाउ इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड दे आर सोल्यूबल इन वाटर। तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं
और वाटर में सोल्यूबल भी होते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, सुक्रोज इज काइरल, यानी 4 अलग अलग ग्रुप से घिरा हुआ होता है, एंड डेक्स्ट्रो, chiral and dextrorotatory है। On hydrolysis with the dilute acid, sucrose give an equimolar mixture of alpha D glucose and beta D fructose, है ना। यानी जैसे आप हाइड्रोलिसिस करते हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस सुक्रोज का, तो एक तो मॉलिक्यूल बनता है ग्लूकोज का और दूसरा मॉलिक्यूल बनता है बेटा आपका फ्रुक्टोज का, दैट इज C6H12O6, है ना। तो दो मॉलिक्यूल आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। On hydrolysis with the dilute acid, sucrose give an equimolar mixture of D-glucose, that is called alpha D-glucose, and D-fructose, that is called beta D-fructose. क्लियर है? तो ये चीज याद रखनी है। क्या क्या मेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को पता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सोल्यूबल इन वाटर सबको पता है। हाँ, क्या नहीं पता सबको वो याद रखो कि सुक्रोज इज काइरल एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, कि सुक्रोज जो होता है वो काइरल होता है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। अगला, on hydrolysis with the dilute acid, such acid in an equimolar mixture, that is D plus D, that is a glucose, alpha D glucose and a beta D fructose। ठीक है। सो जैसे ही आप इसको हाइड्रोलिसिस करते हो तो वहां से ये प्रिपेयर होता है हम लोगों का। किसका हाइड्रोलिसिस बेटा? सुक्रोज का। देखो यहाँ पे दे भी रखा है कि ये रहा हम लोग का C12H22O11, दैट इज सुक्रोज, और इस सुक्रोज का रिएक्शन करा दिया, हाइड्रोलिसिस करा दिया H2O के साथ। तो क्या बन गया है? C6H12O6, C6H12O6, डी ग्लूकोज डी माइनस फ्रुक्टोज, है ना। तो दोनों चीजों का फॉर्मेशन हो गया। अब एक टॉपिक है छोटा सा बेटा, इन्वर्जन ऑफ शुगर। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म, inversion of sugar? So basically sugar is the dextrorotatory, but after hydrolysis it will give dextrorotatory glucose and levorotatory fructose। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। क्या? कि सुक्रोज इज अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी, सुक्रोज जो है वो क्या है, वो है तो वैसे डेक्स्ट्रोरोटेटरी सुक्रोज, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लिवोरोटेटरी फ्रुक्टोज, है ना। यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी तो दे देता है ग्लूकोज को, और लिवोरोटेटरी किसको दे रहा है? फ्रुक्टोज को दे रहा है। देखो, since the laboratory of the fructose is minus 92.4, this value is very important. Since the laboratory of the fructose is minus 92.4, is more than the dextrorotatory of glucose, that is 52.5, the mixture is called levorotatory। यानी this आउट ऑफ दिस दो वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी, है ना, उसी के हिसाब से हम इसका डेक्स्ट्रोरोटेटरी या फिर लिवोरोटेटरी बोल सकते हैं। तो सिंस द लिवोरोटेटरी ऑफ फ्रुक्टोज इज माइनस 92.4, इज मोर देन द dextrorotatory of glucose, that is plus 52.5। The overall process is known as inversion of cane sugar, या फिर इसको और किस नाम से जानते हैं बेटा? inversion of sucrose। Note, for all this reaction an enzyme is used called invertase। So for this reaction एक enzyme use होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? invertase। So उसको हम लोग invertase के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये इसका रिएक्शन है कि ये रहा ग्लूकोज C12H22O11 और H2O के साथ। डन। सो दिस इज द inversion of sugar। Now, then what is invert sugar? So basically it is the mixture of glucose and fructose in ratio 1:1। So 1:1 ratio mixture of glucose and fructose is known as invert sugar। As on hydrolysis of sucrose, the sign of rotation changes from dextro to levo. That is the direction of plane polarized light is changed, and the product form is known as invert product। ठीक है। So as on hydrolysis of sucrose, the sign of rotation changes from dextro to levo, इसीलिए इसको बोले inversion of sugar। डेक्स्ट्रो टू कहाँ बदल गया? लीवो में। यानी जैसे इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं सुक्रोज का, द साइन ऑफ द रोटेशन चेंजेस फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज चेंज, एंड द प्रोडक्ट फॉर्म इज नोन एज इनवर्ट शुगर। और इस प्रोडक्ट को हम लोग किस नाम से जानने लग जाते हैं? इनवर्ट शुगर। देखो, in sucrose condensation reaction takes place between C1AD glucose, C2F PD fructose। तो सारा ये हम लोग को पहले से पता होना चाहिए। तो चलो ये देखो, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर,
ये है फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, ये है सुक्रोज का स्ट्रक्चर, और ये है हम लोगों का ग्लूकोज हो गया, और ये फ्रुक्टोज हो गया, और इसी से हम लोग ये दोनों चीजें बनाएंगे सुक्रोज की। ठीक है, और यहाँ पे दिखाएंगे ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड कैसे बनता है। तो चलो देखते हैं फटाफट। यहाँ पे ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है ना, ग्लूकोज जो होता है, सुक्रोज बेसिकली। तो सुक्रोज इज मेड, सुक्रोज से क्या होता है बेसिकली, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम यूज कर रहे थे कि सुक्रोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हम एक जगह ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है, एक जगह फ्रुक्टोज मिलेगा। ये तो हम पहले से बात करते आ रहे हैं। तो देखो ये रहा हम लोग का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसी को बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखो बेटा, यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट है जो पेपर में बहुत बार आता है, दैट इज सुक्रोज इज नॉट अ रिड्यूसिंग सुगर, इट विल नॉट रिड्यूस स्वेलिंग टॉलेंस बिकॉज रीजेंट एज अ हेमी एसिटल ग्रुप इज एब्सेंट। तो ये ग्रुप ही एब्सेंट है। देखो यहाँ पे कुछ है ही नहीं अलग से जिससे वो निकल सके, तो हम क्या बोलेंगे, जैसे देखो यहाँ पे ओ OH है, यहाँ पे ओ OH है, तो निकल सकता था ना। तो देखो क्या हुआ है, ये H2O निकलेगा एक जगह से। तो मान लो जैसे ही H2O निकला, यहाँ पे क्या लग जाएगा, O लग जाएगा इनके बीच। ठीक है, इनके बीच क्या लग गया है, O। और इसी O को बोल रहे हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर है यहाँ तक सबको? फिर से एक बार बता दो अगर ये क्लियर नहीं है तो। सबसे पहले मिक्सचर ग्लूकोज फ्रुक्टोज के वन वन मिक्सचर को ही हम लोग बोलते हैं इनवर्ट शुगर। और भी ये बताया कि हाइड्रोलिसिस करने पे सुक्रोज द साइन रोटेशन होता है वो चेंज हो गया। और तीसरा हमने ये बताया है कि कौन कौन से चीजें हैं इसमें, जैसे सुक्रोज कंडेंसेशन रिएक्शन टेकिंग बिटवीन C1 टू अ डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बी एंड डी। ठीक है, तो दिस इज नोन एज इनवर्ट शुगर। तो ये हम लोग का पूरा क्या हो जाता है भाई, इनवर्ट शुगर की कहानी, नाम से ही याद हो जाएगा। इनवर्ट मतलब उल्टा हो रहा है शुगर का भाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है माल्टोज। So maltose is produced by the action of malt, which contain the enzyme called diastase. Formula for the maltose is same as that of glucose, like C12H2411, but on hydrolysis, maltose give two molecule of alpha D glucose. Same as that of glucose नहीं बेटा, सुक्रोज आएगा। ठीक है, so the formula of maltose is same as that of sucrose. The formula of the maltose is same as that of sucrose, that is C12H22O11, but on hydrolysis maltose give two molecules of D glucose. ठीक है, तो देखो ये दो मॉलिक्यूल मिल गए, डी ग्लूकोज एंड डी ग्लूकोज, तो इट विल गिव द टू मॉलिक्यूल ऑफ द डी ग्लूकोज। ठीक है बेटा, नाउ इसमें देखो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे है। तो ये दो चीजें हो गई, ये रहा, ये नॉन रिड्यूसिंग है क्योंकि यहाँ पे कुछ खाली है ही नहीं हो। ये रहा ओ, ये एक बीच में, तो ये किसके बीच बन रहा है, 1 और 4 के बीच, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये रिड्यूसिंग नेचर का होगा, किसके चलते, इसके फॉर्मेशन के चलते। इसके चलते तो नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसमें है। तो ये होगा इसके चलते। ठीक है, रिड्यूसिंग एंड कौन सा होगा, ये बन रहा होगा। ठीक, चलो फटाक से जल्दी से लास्ट है एक लैक्टोस बचा है, इसको भी देख लेते हैं। लैक्टोस को हम लोग बोलते हैं मिल्क शुगर, लैक्टोस को क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर। सो लैक्टोस इज अ डाइसेकेराइड present in a milk of human cows and almost all other mammals. It is a hydrolyzed by dilute acid or enzyme lactose to give an equivalent mixture of D-glucose and D-galactose. ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखो, तो ये रहा भाई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना। तो दिस वन इज अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन द ग्लैक्टोज पार्ट। क्लियर है, तो ये सारी कहानी हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब पॉलीसेकेराइड्स बचता है, तो एज वी ऑलरेडी नो, मोनोसेकेराइड्स तो हाइड्रोलाइज नहीं हो रहे, तो ओलिगो के अंदर हो रहे हैं, पॉली के अंदर जब मोर देन 10 जो होते हैं वो होते हैं, तो उसको हम लोग हाइड्रोलाइज होते हैं तो बोलते हैं पॉलीसेकेराइड्स। यानी इट कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट joined टुगेदर by the glycosidic linkage. They mainly act as a food storage or a structural material. एग्जाम्पल हो गए, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस। ठीक है, दैट इज पॉलीसेक्राइड्स। देखो स्टार्च मिलता है हम लोग को, ये जब हम खाते हैं, है ना।
ठीक है। तो स्टार्च की बात कर रहे थे, तो स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलता है हम लोगों को? सो ये हम लोगों को मिलता है प्लांट्स में, एग्जाम्पल साबूदाना हो गया, पोटैटो हो गया, वहां मिलता है। स्टार्च बेसिकली दो मेजर कंपोनेंट से मिलकर बना होता है बेटा, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, जिसकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो ये है पूरी कहानी बायोमोलिक्यूल्स के लिए। तो तुम लोग इतना अच्छे से कवर करके रखना पूरा, ठीक है। इतना आप लोगों को प्रिपेयर करके रखना है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। हम लोगों ने काफी हद तक पूरा कवर कर लिया है, अब थोड़ा सा एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन पढ़ना है, उसके बाद हम लोग प्रोटीन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। इसको एक बार रिवाइज कर लो पूरा जितना कर सकते हो। और ऑलमोस्ट 90% हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स पूरा अपना खत्म कर दिया है, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में और फिर इसको कवर करेंगे आगे।